सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और तैयारी अच्छी चल रही है। तो आज हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड क्लास मैंने करवाई थी, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि उसके अंदर जो मैंने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, जो एक्स्ट्रा मैंने वोकेबलरी लिखवाई थी, वो आप नोट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी आपको फर्स्ट डे ये बात कही थी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से भी कुछ नहीं होगा, मेरा काम ये है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़वाना। तो आप नोट कर रहे हैं कि मैं हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, चाहे वो एरर्स वाला हो, फिलर्स वाला हो, क्लोज टेस्ट है, पैराजम्बल्स है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप ये देखो कि मेरी अप्रोच कैसी है, मैं अप्रोच कैसे कर रहा हूँ, मेथड क्या है उस क्वेश्चन को अप्रोच करने का, उसको सीखो। और जो एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ उसे भी नोट कर लो, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट खुद से दोगे या खुद से प्रैक्टिस करोगे तो यही चीज़ें जो है काम आएगी। तो मुझे अगर सॉल्व करते हुए देखोगे, उसी सेम चीज़ को रिपीट करो, इमिटेट करो खुद के मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्लास है, पीडीएफ आपको तरुण ग्रोवर इंग्लिश टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, over 7,50,000 people from 192 countries have pledged to go vegan for a month, which they say would reduce carbon dash by 45,000 tons। कार्बन पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि कार्बन एमिशन करके एक टर्म होता है, ठीक है। कार्बन एमिशंस मतलब कितनी कार्बन रिलीज हुई एटमॉस्फेयर के अंदर, पढ़ते हैं ना आप लोग, उसे कार्बन फुटप्रिंट भी कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जितनी कार्बन रिलीज हुई इन्वायरमेंट के अंदर, वो कार्बन फुटप्रिंट है या कार्बन एमिशंस है, ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिट होती है इन्वायरमेंट के अंदर। बाकी वर्ड्स क्या है, इंक्लूजन कुछ इंक्लूड करने से रिलेटेड है। जैसे सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है, ठीक है, उस पॉलिसी में सबको इंक्लूड किया जा रहा है, रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर, किसी भी तबके का इंसान हो, सबको इंक्लूड किया जा रहा है उसके अंदर। वो पॉलिसी सबके फ़ायदे के लिए है। तो यहाँ सोशल इंक्लूजन हो रहा है। वर्क प्लेस में इंक्लूजन हो सकता है। वो कैसे, बॉस जो है किसी कंपनी में, वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को वैल्यू कर रहा है, सबको सपोर्ट कर रहा है, सबके ओपिनियंस की कदर करता है, सबको सुनता है। तो वर्क प्लेस में ये इंक्लूजन हो रहा है, ठीक है। ओमिजन एक्सक्लूजन दोनों सेम होते हैं। ओमिट से बना है ओमिजन, सुना है, ओमिट कर देना, कुछ डिलीट कर देना। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उसमें एक वर्ड ओमिट होता है, नहीं होता, आपको फिल करना होता है। जैसे ये भी एक तरीके का ओमिजन वाले क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो ओमिजन का मतलब, ओमिशन का डिलीशन, एक्सक्लूजन, ब्लैंक या फिर एलिमिनेशन। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई, एमिशंस आपका आंसर होएगा। कार्बन एमिशन एक टर्म होता है। तो 7,50,000 लोगों ने 192 कंट्रीज से प्लेज किया है, मतलब एक तरीके से शपथ लिया, रिजोल्यूशन लिया कि वो वीगन जाएंगे। अब वीगन क्या होता है भाई, एक महीने के लिए वो वीगन बन जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे वीगन और वेजिटेरियन को कंफ्यूज कर लेते हैं आपस में, ये दोनों अलग चीज़ है। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन तो आप लोग अच्छे से जानते हैं दोनों में डिफरेंस, बट वीगन और वेजिटेरियन भी दो अलग अलग चीज़ें हैं। वेजिटेरियन वो होता है जो शाकाहारी तो होता है, बट डेयरी प्रोडक्ट भी कंज्यूम कर लेता है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध दही वगैरह खा लेता है, ठीक है, या दूध पी लेता है, दही खा लेता है। बट वीगन जो होता है वो डेयरी प्रोडक्ट भी कंज्यूम नहीं करता है, वो सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड जो है, प्लांट बेस्ड कंजम्पशन उसकी रहती है, वो वीगन है। क्लियर। तो कार्बन क्या आ जाएगा यहाँ पे, एमिशन आ जाएगा। अगला है हॉलिस्टिक का सिनोनिम बताना है। हॉलिस्टिक का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो, डीलिंग विद द होल ऑफ समथिंग, या फिर एग्रीगेट जिसे हम लोग कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि हेल्थ जो है उसमें इंप्रूवमेंट हॉलिस्टिक होनी चाहिए। तो फिजिकल लेवल पे भी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, मेंटल लेवल पे भी, स्पिरिचुअल लेवल पे भी, हर एक एस्पेक्ट में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। मैंने कहा इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो सिर्फ ग्रामर पढ़ने से काम नहीं होगा, सिर्फ वोकैब पढ़ने से काम नहीं होगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ग्रामर भी करना है, वोकैबलरी भी पढ़नी है, रीडिंग भी करनी है। हॉलिस्टिक इंप्रूवमेंट तभी होगी लैंग्वेज के अंदर। स्केची का मतलब होता है इनकम्प्लीट, कि बस स्केच बना रखा है, अधूरा है, धुंधला है, लिमिटेड है, पैची है, सुपरफिशियल है। और डिसिमिलर का मतलब तो आप लोग जानते हैं। तो हॉलिस्टिक क्या हो जाएगा, हॉलिस्टिक हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। ये दोनों तो एक दूसरे के सिनोनिम है, और डिसिमिलर का मतलब होता है डिफरेंट, तो ये तो अलग चीज़ है। तो हॉलिस्टिक का जो सिनोनिम है वो क्या है आपका, कॉम्प्रिहेंसिव है। पैसिव फॉर्म बनाना है। देखिए पैसिव, यहाँ पे ये V2 लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल गेव हर अ वार्निंग अबाउट कमिंग लेट टू स्कूल एवरी डे। तो V2 चेंज होता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है जी, नर्सरी लेवल का क्वेश्चन था। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एजिटेट, पता है जी, एजिटेट, टू मेक वरी, एक्साइट, अपसेट, अनर्व, प्रटर्ब, आर्ग्यू, इसको बोलते हैं एजिटेट। हलचल मचाना, पागल हो जाना, घर में किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो गया है तो इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गया, पागल हो गए हैं, लड़ रहे हैं, डिफरेंट व्यूज़ हैं सामने वाले के, तो थोड़े समझ गए ना। टू मेक वरी, एक्साइट हो जाना, अपसेट हो जाना।
एजिटेट। अच्छा, इसी से एक वर्ड और बना है एजिटेशन, सुना है आपने? एजिटेशन ये हम कब यूज़ करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं जब आप किसी सोशल चेंज के लिए कुछ एक्टिविज्म कर रहे हैं, बोलते हैं ना एजिटेशन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। अखबार में बहुत आता है ये टर्म, ठीक है। मिलके जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, एजिटेशन। काम उसका जस्ट उल्टा हो गया, एंटोनिम हो गया ठंडे हो जाना, है ना। और इम्प्रेस तो मीनिंग आपको पता ही है। तो एजिटेट का एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है। तो एक्साइट तो सिनोनिम हो गया, आर्ग्यू भी सिनोनिम हो गया, इम्प्रेस तो अलग ही शब्द चला गया, काम इसका जस्ट उल्टा हो गया, गुस्सा हो जाना, अपसेट हो जाना और ठंडा हो जाना। तो काम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है। चलिए जी, क्लोज टेस्ट है ये, जल्दी से पढ़ लीजिए एक बार। पढ़ लिया? आ जाइए। सिंपली पुट, हैप्पीनेस जो है इज सेटिस्फैक्शन ऑफ माइंड। मतलब हैप्पीनेस किसी चीज़ में नहीं है, दिमाग की संतुष्टि है बस। However, different individuals dash different perceptions. तो different individuals के different perceptions होते हैं, ये बोलना है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ इज़ यहाँ लिखा हुआ प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो पास्ट हटा दीजिए। दूसरा, इंडिविजुअल्स प्लूरल है तो आपको प्लूरल चाहिए होगा, तो हैज़ आपका सिंगुलर है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 ING वाली फॉर्म आती नहीं है, समझे? तो क्या आएगा यहाँ पे? हैव आएगा। और दूसरा, पोजेशन बताना है कि डिफरेंट इंडिविजुअल के डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं, है ना। इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट परसेप्शंस। जैसे दे हैव अ कार, उनके पास कार है। आई हैव एन ओपिनियन, मेरे पास एक ओपिनियन है जो कि मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। पोजेशन बताना है तो हैव आ जाएगा। क्लियर? डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ, किस चीज़ के परसेप्शंस होते हैं, किस चीज़ के नज़रिए होते हैं, ऑफ हाउ टू अचीव डैश, किसको कैसे अचीव करे। किसकी बात हो रही है? हैप्पीनेस की बात हो रही है, तो कॉमन सी चीज़ है। फेम की और ड्रीम और मनी की बात तो हो नहीं रही है यहाँ पे, तो हैप्पीनेस इज द राइट आंसर। और सम हैप्पीनेस लाइज डैश वेल्थ, क्या आएगा? कुछ लोगों के लिए हैप्पीनेस जो है वो इसमें है, और कुछ लोगों के लिए हैप्पीनेस जो है वो इसमें है। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे नहीं पता प्रेपोजिशन, तो आगे चले जाओ, आगे पता लग रहा है कि इन लिखा हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए हैप्पीनेस वेल्थ में है, पैसा कमाने में है, और कुछ लोगों के लिए इसमें है। यहाँ बताना होगा क्या आएगा, बट आगे से मुझे पता लग गया कि इन प्रेपोजिशन आपकी आएगी। तो कुछ लोगों के लिए वेल्थ में है कि पैसा मिल जाए भाई, तो ज़िंदगी एक नंबर की हो जाएगी, ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। फॉर अदर्स इट इज़ इन डैश, और दूसरे लोगों के लिए इसमें है, किस में है? अब कैसे पता लग करें कि रैंक में है, माइंड में, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन में? वैसे आसान से ऑप्शन दे रखे हैं, नर्सरी लेवल। अब CHSL है तो कुछ क्वेश्चन तो इजी आएंगे, कुछ थोड़े से घुमा के दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स। जैसे क्लोज टेस्ट अगर आपको आसान दे दिया तो दूसरे क्वेश्चन मुश्किल दे देंगे, है ना। पैराजंबल मुश्किल कर देंगे, पैराजंबल आसान दे दिया, क्लोज टेस्ट मुश्किल कर देंगे, एरर वाला मुश्किल कर देंगे। तो पेपर को बैलेंस रखेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं इतना आसान क्वेश्चन, क्या पेपर ऐसा ही आएगा? अरे भाई, पेपर हमेशा बैलेंस आता है। कुछ चीज़ें अगर मुश्किल होंगी तो कुछ आसान होंगी, कुछ आसान है तो दूसरी चीज़ें मुश्किल करके देगा वो आपको। ये बहुत आसान दे दिया। अच्छा, मुझे आगे दिख रहा है पोजीशन लिखा हुआ है, तो कुछ लोगों के लिए हैप्पीनेस वेल्थ में है, तो दूसरे लोगों के लिए पोजीशन में है। वो पोजीशन, पावर, तो पावर से रिलेटेड वर्ड क्या है आपका? रैंक है यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। इस वाले को देखिए, येट हैप्पीनेस इज डैश टू मोस्ट। अब पहली लाइन में क्या बोला कि हैप्पीनेस कुछ लोगों के लिए वेल्थ में है, दूसरों के लिए रैंक और पोजीशन में है, और फिर भी हैप्पीनेस जो है काफ़ी सारे लोगों के लिए ये है, क्या है? क्रिएटिव है, प्रोबेबल है, फैशनेबल है कि इल्यूजिव है। अगर आपको इल्यूजिव का मतलब पता है, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू फाइंड या डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब। तो यही सबसे अप्रोप्रिएट है, और कोई जा ही नहीं रहा, क्योंकि हैप्पीनेस क्रिएटिव नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं हो सकती, और फैशनेबल नहीं हो सकती है। एल्यूजिव को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब, डिफ़िकल्ट टू फाइंड या डिफ़िकल्ट टू अचीव, कोई चीज़ जो आपके समझ में ना आए, आपके हाथ के बिल्कुल परे हो, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और प्रोबेबली से बना है, तो पॉसिबल, लाइकली, फिजिबल इसका मतलब होता है। तो हैप्पीनेस जो है वो एल्यूजिव है काफ़ी के लिए। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बात ध्यान आई, तो उसने बोला था ना कि फॉर अदर्स इट इज़ इन रैंक एंड पोजीशन। तो रैंक वाली बात तो बिल्कुल सही है। ये जनरली जो CGL वाले बच्चे हैं ना, वो ज़्यादा करते हैं। आजकल बच्चों को ऐसा नहीं चाहिए कि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहिए, मुझे GST इंस्पेक्टर बनना है, या मुझे MEA चाहिए। नहीं, आजकल बच्चों को चाहिए AIR 1। पता नहीं, अलग ही फैंटेसी है भाई AIR 1 से। अभी मैं पता नहीं कहाँ पे कोई वीडियो देखी थी मैंने, किसी दूसरे बच्चे ने कोई स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई हुई थी, और उसके नीचे एक बच्चे ने कमेंट कर रखा, स्ट्रैटेजी वीडियो, जैसे जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो स्ट्रैटेजी वीडियोस नहीं बना रहे हैं यूट्यूब पे और दूसरे बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो ऐसे किसी ने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई हुई थी, तो उसके नीचे एक बच्चे ने कमेंट कर रखा
कि भैया इस बार AIR1 तो मेरी है, ठीक है। तो उसके रिप्लाई में एक बच्चे ने कमेंट कर रखा, अरे तू कोई और रैंक चूज कर ले, AIR1 तो मेरी है। पता नहीं क्या फैंटेसी है भाई AIR1 से, क्या मिल रहा है ऐसा AIR1 से, समझ नहीं आ रहा है मुझे बिल्कुल भी है। तो रैंक और पोजीशन में खुशियां ढूंढ रहे हैं, सही बात बोली है बिल्कुल। क्लोज टेस्ट इवन SSC वालों को भी पता है कि रैंक में खुशियां ढूंढ रहे हैं। चलिए, अच्छा ये एल्यूसिव को एक बार आप समझ लीजिए, डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब या डिफिकल्ट टू फाइंड, ऐसी कोई चीज़ जिसको डिस्क्राइब करना डिफिकल्ट हो या फाइंड करना या अचीव करना डिफिकल्ट हो। एग्जाम्पल के लिए एक आपने टर्म सुना होगा वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये वर्क लाइफ का जो बैलेंस है काफ़ी सारे लोगों के लिए ये एल्यूसिव है। एल्यूसिव मतलब डिफिकल्ट टू फाइंड है। अब जैसे मैंने जनरली ये चीज़ देखा है कि बहुत सारे लोग ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज़्यादा एंगेज होते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। और मैं मानता हूँ कि आज के टाइम पे जॉब्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गई हैं, ऊपर से फिर फैमिली ऑब्लिगेशंस भी हैं, खुद की भी पर्सनल लाइफ है, खुद के थॉट्स इतने परेशान करते हैं, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। तो वर्क और जो अपनी पर्सनल लाइफ है इसके बीच में बैलेंस लाना बहुत मुश्किल हो गया है। और मुश्किल पता क्यों हो गया, एक चीज़ आपने और ऑब्जर्व करी है, जनरली होता क्या है कि हम अगर किसी इंसान को सक्सेसफुल बोलते हैं तो हम उस इंसान को सक्सेसफुल कब बोल रहे हैं, हम तब बोलते हैं जब उसने प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर लिया है, उसकी जॉब अच्छी लग गई है, उसने पैसा अच्छा कमा लिया या बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया, तो हम कहते हैं भाई ये तो कामयाब हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी जो पर्सनल लाइफ है बिल्कुल हेल हो, उसकी वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा ना हो, हेल्थ उसकी अच्छी ना हो, फैमिली को टाइम ना दे पा रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो हमने एक्चुअल में जो सक्सेस की डेफिनेशन है उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रखा है, और मैं तो इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता हूँ। मेरे नज़र में जो सक्सेस है वो हर एक एस्पेक्ट में आपकी सक्सेस होनी चाहिए। अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में तो है ही, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी मतलब हेल्थ की मैं बात करूँ, फैमिली की बात करूँ, वेल बीइंग लाइफ स्टाइल की मैं बात करूँ, यहाँ पे भी अगर आप कामयाब है, यहाँ पे भी आप अच्छा कर रहे हैं, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, तो मेरी नज़र में वो सक्सेस की डेफिनेशन है। तो जो डेफिनेशन मैंने बनाई हुई है मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा, मैं समाज की बनाई गई सक्सेस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा। अक्सर हम करते ही ऐसा है, दूसरे की जो सक्सेस की डेफिनेशन है उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसी के रास्ते पे चल रहे हैं, और जब वो पहुंच जाते हैं, जब वो चीज़ मिल जाती है तो रियलाइज़ होता है यार खुशियाँ तो है ही नहीं, हैप्पीनेस तो मिल नहीं रही है, जबकि खुद की आपने सक्सेस की डेफिनेशन वहाँ पर नहीं बनाई है। तो क्रिएट योर ओन डेफिनेशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एम्बॉडीमेंट सही लिखा हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन की स्पेलिंग गलत है, आई नहीं आएगा, करप्शन सही है, आइडेंटिफिकेशन सही है। सबके मीनिंग पता है आपको। एम्बॉडीमेंट मैं समझा देता हूँ। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव आप कर रहे हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्रेजुडिस, बायस या अनफेयरनेस हो रहा है। अच्छा, एम्बॉडीमेंट को हिंदी में कहते हैं अवतार। अब इंग्लिश में पढ़िए, समवन और समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स अ क्वालिटी और एन आइडिया एग्जैक्टली। अगर कोई इंसान किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम कहते हैं वो इस चीज़ का एम्बॉडीमेंट है, अवतार है। जैसे शी वॉज पोर्ट्रेड इन द पेपर्स एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ एविल। उसको किस तरीके से दर्शाया गया पेपर्स के अंदर, जैसे कि वो शैतान का रूप हो, शैतान का स्वरूप हो, शैतान का अवतार हो। अवतार तो एक पॉजिटिव वर्ड हो गया, रूप स्वरूप कह लीजिए, या शैतान का ही दूसरा रूप हो, है ना। तो एम्बॉडीमेंट मतलब जिससे कोई क्वालिटी झलक रही हो। आई होप समझ में आ गया एम्बॉडीमेंट। तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ आंसर था हमारा, एन के बाद आई वहाँ गलत था, NATION आना चाहिए था। सिनोनिम बताना है। लर्क, क्या मतलब होता है लर्क का? ये एक वर्ब है जिसका मतलब हाइड या स्नीक, छुप जाना कहीं पे। कैट लर्क्ड बिहाइंड द बुशेस, झाड़ियों के पीछे छुप गई, वेटिंग टू पाउंस ऑन इट्स प्रे। तो जो शिकार था उस पे झपटा मारने के लिए वो इंतजार कर रही थी। प्रे और प्रेडेटर में डिफरेंस पता है ना आपको? प्रे मतलब शिकार, प्रेडेटर मतलब शिकारी। तो यहाँ पे कैट जो है वो प्रेडेटर है, शिकार कोई भी हो सकता है। पाउंस ऑन का मतलब होता है अटैक करना, लर्क का मतलब छुप जाना। प्राउल का मतलब भी एक तरीके से यही होता है। प्राउल मीन्स टू मूव स्टेल्थीली लाइक यू आर लुकिंग फॉर प्रे। जैसे वो शेर ऐसे एक एक ऐसे, समझ गए? मैं अभी शेर तो पता नहीं फनी लग रहा होगा, वो एक एक पैर नहीं आगे रखते ऐसे, वो झपट्टा मारने के उससे इंटेंशन से आता है, तो वो प्राउल करना है। ठीक है, मैं कैसा लग रहा था पता नहीं, बाद में देखूंगा। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल एक वर्ब है क्या पकड़ने जा रहा था चलो, ट्रेम्बल एक वर्ब है। ट्रेम्बल का मतलब कांपना, शेक करना, क्विवर, शिवर, वाइब्रेट चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा? लर्क का सिनोनिम बताना है तो सिनोनिम प्राउल हो जाएगा, क्योंकि छुप के अटैक करना ये भी एक तरीके से छुप के चोरी छुपे दबे पांव जाना, अटैक करना। वाइब्रेट और ट्रेम्बल दोनों सेम है, तो ये तो गलत हो गया। सिंग तो बिल्कुल ही अलग वर्ड हो गया, तो प्राउल यहां आंसर हो जाएगा। जम्प द गन का मतलब होता है कोई चीज जल्दी जल्दी करना बिना सोचे समझे। जैसे अनु जम्प द गन एंड अनाउंस देयर प्लान्स एट द डिनर टेबल।
जंप द गन का मतलब टू डू समथिंग टू सून विदाउट थिंकिंग केयरफुली और एक्ट हेस्टली। सारा ने जंप कर दिया गन पे एंड स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग बिफोर रेस हैड इवन बिगन। शुरू होने से पहले ही विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जंप द गन, तो ये हो जाएगा एक्टेड हेस्टली, जल्दी जल्दी किसी काम को करना, ठीक है, बिना सोचे समझे। खाना नहीं है या शूटिंग नहीं है और लाउडली शाउट करना नहीं है। चलिए जी, बढ़िया, आपके सामने पैरा जंबल वीडियो को पोज करके ठा करके बनाइए दोस्तों। बना लिया, आ जाइए। क्या पहला डी हो सकता है? डी में बोल रहा है बीइंग एजुकेटेड इज नो गारंटी अगेंस्ट फॉलिंग प्रे टू फेक न्यूज। आप अगर एजुकेटेड हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेक न्यूज़ के शिकार नहीं बनेंगे। गारंटी नहीं मिल जाती है कि एजुकेटेड हैं तो फेक न्यूज़ के जाल में नहीं फंसेंगे। हम जनरली बोल देते हैं हमारे माँ बाप वाली जो जनरेशन है वो फेसबुक चला चला के, व्हाट्सएप चला चला के फेक न्यूज़ के माया जाल में फंस गई है। ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी फेक न्यूज़ की चपट में आ जाते हैं, ठीक है जी। वही बात बोलिए, हो सकता है ए फर्स्ट हो सकता है। सो कैसा शुरुआत कर सकते हैं? सो का मतलब होता है इसीलिए, कंक्लूजन के लिए आता है, तो ये तो एंड में आना चाहिए ना। तो सो वाला फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। सी हो सकता है, येट से भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती। येट से पहले कोई बात कही जा चुकी होगी तब हम यूज करते हैं येट दिस। जैसे वो ओल्दो और येट वाला एग्जाम्पल आपको ध्यान होगा। ओल्दो शी इज पुअर, है ना, येट शी इज ऑनेस्ट। हालांकि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो येट से पहले कोई बात आ चुकी होगी, तो सी भी फर्स्ट नहीं होगा, बी फर्स्ट हो सकता है। Are you really sure those apparently sound bits of medical advice you received as forwards would pass muster with your doctor? अच्छा, pass muster का क्या मीनिंग होता है? किसी चीज को एक्सेप्ट करना या कोई चीज पर्याप्त होना, सेटिस्फैक्ट्री होना। जैसे दिस मैनिफेस्टो वुड नॉट पास मस्टर विद दी वोटर्स, मतलब वोटर्स को ये पसंद नहीं आएगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगेगा मैनिफेस्टो में। हो सकता है उनके मुद्दों की बात ना की हो जो कि आम जनता के जो मुद्दे हैं, बिजली, राशन, पानी, है ना, ये जनरली होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो उसने बोला आर यू रियली श्योर, क्या आप श्योर हैं इस चीज को लेके? किस चीज को लेके? कि जो आपको मेडिकल एडवाइस मिलती है, दोज अपेरेंटली साउंड बिट्स ऑफ मेडिकल एडवाइस, मतलब आपको लग रही है कि वो सही मेडिकल एडवाइस है। साउंड बिट्स, अपेरेंटली साउंड बिट्स का मतलब है कि लग रही है आपको मेडिकल एडवाइस कि वो सही है, हो सकता है वो ना हो। अपेरेंटली का मतलब ऊपर ऊपर से लग रहा है कि वो सही है बट हो सकता है वो ना हो। तो क्या आप श्योर हैं कि जो आपको अपेरेंटली साउंड बिट्स ऑफ मेडिकल एडवाइस जो आप रिसीव कर रहे हैं, फॉरवर्ड्स आपके पास आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, क्या डॉक्टर उस एडवाइस को अप्रूव करेगा? अब यहां पे एक चीज समझो कि किसी ने आपके पास व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दिया कि अगर मान लो सर में दर्द होता है तो ऐसा ऐसा कर लो, है ना। हो सकता है कि वो ऐसे ही किसी ने बना के कोई चीज़, अपने मनगढ़ंत कोई चीज़ बना के, अपना कोई नुस्खा बना के ऐसे पास कर दिया हो आपको, मतलब फॉरवर्ड कर दिया हो। अब क्या उस नुस्खे को डॉक्टर भी क्या अप्रूव करेगा? डॉक्टर उस मस्टर पास करेगा? पास मस्टर का मतलब डॉक्टर को वो सेटिस्फैक्ट्री लगेगी, डॉक्टर उस चीज़ को अप्रूव करेगा? कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो फॉरवर्ड्स हैं, वो किसी के बने बनाए हैं, ठीक है, वो मनगढ़ंत है एक तरीके से। अब सवाल ये था क्या बी पहला हो सकता है? अब देखो बी और डी में हो सकता है बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए, हालांकि मुझे तो समझ में आ रहा है क्लियरली कि डी पहला है, बट स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो बच्चे को और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कनेक्ट करने चाहिए। अब वो कैसे कनेक्ट होंगे? अगर आप ध्यान से देखेंगे, बी में बोला है क्या आप रियली श्योर हैं कि जो मेडिकल एडवाइस आपको फॉरवर्ड्स में रिसीव हो रही हैं, क्या डॉक्टर भी उसको पास करेगा, डॉक्टर भी उसे अप्रूव करेगा? फिर उसी की अगली लाइन में बोला जा रहा है हम फिर भी उसे फॉरवर्ड करते हैं, येट जो हम रिसीव कर लेते हैं हमको पता है कि डॉक्टर उसे अप्रूव नहीं करेगा, कि वो मनगढ़ंत फॉरवर्ड ऐसे ही कुछ भी आ गए हमारे पास, उसके बावजूद भी हम फॉरवर्ड कर देते हैं इस विश्वास के साथ कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ गुड डीड, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बढ़िया चीज पास कर रहे हैं, हम तो बढ़िया फॉरवर्ड्स कर रहे हैं। यह समझे कि नहीं? तो बी सी का पेयर है भाई। अब बी सी का पेयर कहाँ पे है? देखो यहां पे है, यहां नहीं है, तो आपका आंसर आ गया डी बी सी ए। तो अगर आप एजुकेटेड हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप फेक न्यूज़ के शिकार नहीं बनेंगे, पहला पॉइंट। फिर बी में बोल रहा है कि आप रियली श्योर हैं कि जो मेडिकल एडवाइस आपको रिसीव होती है फॉरवर्ड्स में, क्या डॉक्टर उसे अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा? आप श्योर हैं? नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम उसे फॉरवर्ड कर देते हैं इस विश्वास में कि हम अच्छा काम कर रहे हैं फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। और फिर आखिरी में बोल रहा है इसीलिए क्लियरली वेयर यू गेट योर न्यूज़ फ्रॉम मैटर्स, कहाँ से आपको न्यूज़ मिल रही है ये चीज़ मैटर करती है।
सिंस का यहाँ पे मतलब है क्योंकि आप पॉसिबली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और वेरीफाई नहीं कर सकते, हर बिट ऑफ न्यूज को ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते जो आपको रिसीव कर रहे हो, जो आपको मिल रही है। तो न्यूज कहाँ से आ रही है ये चीज मैटर करती है, ठीक है। सो मतलब कंक्लूजन बता रहा है, बिल्कुल आखिरी में लेके जा रहा है। करेक्टली बताना है। फ्रीक्वेंसी FREQUENCY, एक्वेरियम, एक्वा, एक्वेरियम, ठीक है। सीक्वेंस SEQUENCE आएगा। बुके की स्पेलिंग ठीक लिखी हुई है तो करेक्टली स्पेल्ड आपका डी हो जाएगा। बुके, फ्रीक्वेंसी, एक्वेरियम और SEQUENCE सीक्वेंस, ठीक है। एक्वेरियम पता है ना आपको, ग्लास कंटेनर जिसमें फिश और अदर वाटर क्रिएचर्स को रखा जाता है। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिसीजेस। तो थेरेपी से रिलेटेड क्या होगा? थेरेप्यूटिक होगा। थेरेप्यूटिक, थेरेप्यूटिक होता क्या है जी? रिलेटिंग टू द क्योरिंग ऑफ डिसीज और मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन या डिसीज को अगर कोई चीज क्योर कर रही है तो वो थेरेप्यूटिक है, क्योंकि वो एक तरीके की थेरेपी है। जैसे अष्टांग योगा जो है वो थेरेपेटिक फिजिकल एक्सरसाइज है जो कि फोकस करती है ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन पे। बाकी भी देख लेते हैं। इनोकुलेशन टीकाकरण को बोलते हैं। इंजेक्शन, इम्यूनिटी आप लोगों को पता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप प्रोटेक्ट होते हैं डिसीज के अगेंस्ट या फिर किसी लीगल एक्शन के अगेंस्ट। और प्रिवेंटिव जो है, प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, प्रिकॉशनरी और प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं जिससे आप किसी चीज को रोक रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। तो डिसीज को हील करने से रिलेटेड बताना था, वो आपका डी है। अब आप सोच रहे होगे इनोकुलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो टीकाकरण को बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इम्यूनिटी भी वही है, एक तरीके से प्रोटेक्ट करना डिसीज के अगेंस्ट। बट यहाँ डिसीज को हील करना है, प्रोटेक्ट करने को नहीं बोला, हील करने को बोला है, ठीक है। तो आपका वो थेरेपेटिक आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। कहाँ गया? ये रहा। चलो, लुकिंग फॉर अ नीडल इन हेस्टेक, ही स्टैक कह लेते हैं कुछ लोग। बताइए। सर्चिंग फॉर स्मॉल थिंग्स टू डू नहीं, अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल, किसी इम्पॉसिबल चीज को अटेम्प्ट करना ये होता है। लुकिंग फॉर अ नीडल इन हेस्टेक का मतलब है एंगेज इन अ होपलेस सर्च, एक ऐसे काम में एंगेज होना जिसमें कोई होप ही नहीं है, इम्पॉसिबल चीज को कर रहे हैं। जैसे अब ये घास फूस का ढेर है, इस ढेर में अगर कोई सुई गिर गई है तो ढूंढ पाओगे नहीं ना, तो इम्पॉसिबल है वो चीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल। कह रहे सिलाई और कढ़ाई में इंटरेस्टेड होना नहीं भाई, स्मॉल थिंग्स को सर्च करना या सडनली फार्मिंग करना नहीं, बिल्कुल अलग हो गया है। तो there is a double digit growth in salaries of vocational jobs now and the trend are likely to continue in the coming years। अच्छा, पहले तो vocational jobs समझो, ऐसी jobs जिसमें स्किल्स की जरूरत पड़ती है, मतलब नॉन एकेडमिक्स जॉब जो होती हैं जिसमें कोई स्किल सिखाई जाती है और फिर आप उस काम को करने लगते हो। जैसे कि शेफ है, ठीक है, कार रिपेयर की जॉब है, शेफ बन रहे हो, कार रिपेयर है, और क्या हो सकता है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, समझ गए। ये ऐसी जॉब्स हैं, वोकेशनल जॉब्स हैं। तो डबल डिजिट ग्रोथ जो है सैलरीज में, वो कह रहा है वोकेशनल जॉब्स की अब है, और जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा कमिंग ईयर्स में। अच्छा, ट्रेंड सिंगुलर है तो आगे वर्ब सिंगुलर चाहिए होगी, हर जगह सिंगुलर है। लाइक वर्ब होता है, लाइकली एडजेक्टिव होता है। अच्छा, लाइकली एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, सीख लीजिए पहले। लाइकली जब एडजेक्टिव होता है इसका मतलब है कि इट विल प्रोबेबली हैपन और इज एक्सपेक्टेड, कि ऐसा होगा, प्रोबेबली शायद ऐसा होगा, या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऐसा होगा। मुझे याद दिला देना क्योंकि मैं हो सकता है भूल जाऊं, है ना, प्रोबेबली शायद मैं भूल जाऊं। अब सेकंड जो मीनिंग है वो एडवर्ब वाला, इसका मतलब प्रोबेबली होता है। जैसे शी विल लाइकली नीड सर्जरी, शायद उसे सर्जरी की जरूरत है। अब देखो दोनों में मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बताता हूं। यहां पे एडजेक्टिव कैसे है, क्योंकि आई को बोला जा रहा है। आई क्या है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में बताए, आई एम लाइकली टू फॉरगेट। तो कौन लाइकली है? आई लाइकली है ना, कि मैं भूल जाऊंगा शायद। क्लियर? तो वहां पे एडजेक्टिव है ऊपर वाले में। नीचे वाले में एडवर्ब कैसे है? विल हेल्पिंग वर्ब है, नीड उसकी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे एडवर्ब है। जरूरत पड़ेगी, शायद जरूरत पड़ेगी, है ना, शायद जरूरत पड़ेगी, तो इस वाले को मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब होगा। तो यहां पे बोल रहा है ट्रेंड जो है वो लाइकली है कि कंटिन्यू होगा। तो ट्रेंड क्या होता है? नाउन। नाउन के बारे में जो बताएगा वो क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव होता है ना। तो ये वाला गलत हो गया, या तो ये है या तो ये है।
लाइकली टू डू समथिंग होता है, जैसा कि हमने देखा, तो लाइकली के बाद 4 तो आता नहीं है, 2 आता है, तो 2 के बाद V1 आएगा, तो द ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू इन द कमिंग ईयर्स। ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर। बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। देखो वैसे तो सारे ही शब्द भीड़ के लिए यूज होते हैं, बट ये वाला वर्ड भी भीड़ के लिए यूज होता है, बट ये वाला वर्ड सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, जब आप किसी रिलीजियस पर्पस के लिए इकट्ठा हुए हैं, सत्संग वगैरह के लिए या प्रेयर्स ऑफरिंग के लिए। कॉन्ग्रीगेशन, बाकी सबका मतलब भी भीड़ ही होता है, थ्रॉन्ग और मल्टीट्यूड का मतलब भी भीड़ होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। हीनस, हीनस क्राइम सुना है आपने, जघन्य अपराध जिसे हम लोग बोलते हैं, तो हीनस मतलब जघन्य, ओडियस, एविल, हॉरिबल, वेरी बैड, शॉकिंग, एबॉरेंट, मॉन्स्ट्रस। तो एग्रीएबल क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा होता है, कोई चीज प्लेजेंट है। ऊपर बोला है कोई चीज एविल है, बहुत बुरी है, यहां बोला है नाइस है, सेटिस्फाइंग है, तो इसका ऑपोजिट यही हो गया। बायस्ड का मतलब तो कोई इंसान पक्षपात करता है, प्रेजुडिस्ड है, वन साइडेड है, अनविलिंग आपको पता है, जो इच्छुक ना हो किसी चीज का, अनहेल्दी भी आपको पता है। तो हीनस का जस्ट उल्टा जो आपका हो जाएगा एंटोनिम जो है वो एग्रीएबल होगा, एग्रीएबल, ठीक है, क्योंकि ये एविल होता है और ये नाइस होता है, ये गंदा, ये अच्छा, ये फ्रेंडली, ठीक है, ये क्रूल और ये फ्रेंडली या काइंड। बनाएंगे जी, उड़ाएंगे जी साथ साथ जल्दी से। चलो जी, पहले पूरा पढ़ना है, एक आइडिया लेना है। क्या बी पहला हो सकता है? जो सडन डेथ हुई मिस्टर मीना, मिस्टर की डॉक्टर मीना कुमार की, मैं मिस्टर मीना में कंफ्यूज हो गया। सडन डेथ जो हुई डॉक्टर मीना कुमार की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में लंदन में, जब उन्होंने सफ़र किया कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आया, इसकी वजह से अलार्म्ड हो गई मेडिकल कम्युनिटी, सब चिंता में आ गए, सब बरिड हो गए। अच्छा ओके, हो सकता है इंट्रोड्यूस किया है कुछ और कुछ चीज़ बताइए कि इवेंट को इंट्रोड्यूस किया। ए पहला हो सकता है, वाइल एन एवरेज पर्सन लिव्स अप टू 72 ईयर्स ऑफ एज। एवरेज इंसान इतना जीता है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ डॉक्टर्स जो है वो 59 ईयर्स है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि कोई इंसान कितना जिएगा एवरेज, ये भी हो सकता है। सी हो सकता है, सी में बोला शी कौन थी, शायद मीना की बात हो रही है, तो पहले मीना बाद में शी आना चाहिए, तो नहीं होगा। डी में क्या बोला है, हर डेथ, हर भी मीना के लिए है, तो पहले मीना बाद में हर आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब या तो बी या तो ए। अब क्या करें, और कुछ ढूंढ लेते हैं। बी सी का पेयर है क्या? बी में बोला है कि मीना कुमार की डेथ हुई कार्डियक अरेस्ट से और उससे अलार्म्ड होगी मेडिकल कम्युनिटी, और फिर सी में बोला कि एक वो वेल नोन मेडिको थी। मेडिको डॉक्टर को ही बोलते हैं, डॉक्टर का ही दूसरा नाम मेडिको है, बाहर के देशों में मेडिको डॉक्टर को बोलते हैं, ठीक है, यहां भी बोल ही देते हैं, ठीक है, कुछ पोश एरिया वाले लोग। शी वॉज अ वेल नोन मेडिको, वो वेल नोन डॉक्टर थी जिसको रिकॉग्नाइज किया गया उसकी सर्विस के लिए, एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट थी। करियर उसका रहा 25 साल तक, तो बिल्कुल हो सकता है बीसी बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि पहले एक मीना कुमार करके कोई इंट्रोड्यूस किया, फिर बताया कि वो कौन है, तो इंट्रोडक्शन ही कंटिन्यू हो रहा है कि वो क्या थी, करियर कितना था, कौन सी कंसल्टेंट थी, बिल्कुल हो सकता है बीसी। ए बी हो सकता है, ए और बी। अच्छा, पहले कोई मान लो जनरल स्टेटमेंट दे दी कि 72 साल तक की एक एवरेज लाइफ है इंसान की, और फिर डॉक्टर की 59 ईयर्स है, फिर बोल रहा है बी, चलो मान लिया बी, लेकिन बी के बाद डी नहीं आ सकता है ना, बी के बाद डी नहीं आ सकता। क्यों? मीना कुमार के बारे में बात करके सीधा बोल दिया उनकी जो डेथ हुई थी उसकी वजह से हुआ क्या, ब्रिंग्स टू दी फोर द फैक्ट दैट इवन डॉक्टर्स हैव रिस्की लाइफस्टाइल्स। अरे भाई, आपने बताया कि डॉक्टर्स की भी रिस्की लाइफस्टाइल है, इससे ये समझ में आ रहा है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि वो डॉक्टर थी, वो तो यहां बताया हुआ है कि वो डॉक्टर थी, क्योंकि बी में तो बस यही बोला है कि सडन डेथ हुई। अच्छा, यहां बोला हुआ है वैसे डॉक्टर मीना कुमार, यहां से समझ तो आ रहा है, बट इंट्रो पूरा करना पड़ेगा क्योंकि उसने खुद एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ऐड करके दिया है, तो बीसी का ही पेयर है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले मीना कुमार की बात करेंगे, फिर मीना कुमार कौन थी ये बताएंगे, बीसी बिल्कुल सही है, उसके बाद डी आएगा कि उसकी डेथ से फिर हो क्या रहा है, डेथ की चर्चा किस लिए हो रही है। डेथ से इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि डॉक्टर्स की भी रिस्की लाइफस्टाइल्स है और हार्ड लाइफ है,
ऐसा किसने स्टडी किया? बाय द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। अच्छा देखो, पहले IMA और ये IMA, आप यहाँ पे एक चीज और नोट कर रहे हैं, IMA फुल फॉर्म है और वो शॉर्ट फॉर्म है, तो पहले ये आएगा बाद में वो आएगा। तो DA का भी पेयर है, DA का भी पेयर है। तो बहुत आसान था यार, खाम खाम इतना पड़ा, ये चीज पहले क्यों नहीं क्लिक करी? अबे यार बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। देखो एक बार जल्दी से एक चीज देखेंगे यहाँ पे, शी और हर वाला पहला हो नहीं सकता क्या यार, शी मतलब सी, हर मतलब डी, ये फुल फॉर्म थी और ये शॉर्ट फॉर्म थी, तो पहले ये होगा ऑफ कोर्स, बाद में वो होगा। DA का पेयर है, DA यहाँ पे और कहीं है ना पे, होता है होता है होता है, कोई बात नहीं नहीं मिलता, मान लो वो क्लिक नहीं करता, तो दिमाग तो चलाना आना चाहिए ना, तभी तो बोलते हैं रीडिंग, इंट्यूशन, वो जो आप वाइडली रीड कर रहे हैं, कनेक्ट करना आपको आना चाहिए, ये भी मैटर करती है, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ के थोड़ी आ जाएंगे, टाइम दे देंगे बट नंबर तो लेना ही है ना। चलिए, हिज अंकल एडवाइज्ड नैतिक टू कीप अवे फ्रॉम इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ इन दी कंट्रोवर्सी। तो नैतिक को बोला कि दूर रहो, इन्वॉल्व मत हो, कंट्रोवर्सी में मत जाओ। तो कीप अवे का मतलब है दूर रहना, स्टे अवे, तो कीप अवे तो होना चाहिए, हर जगह कीप अवे है। कीप अवे फ्रॉम बिल्कुल सही होता है, फ्रॉम के बाद वर्ब ING फॉर्म में होती है, ठीक लिखा हुआ है, और टू के बाद V1 आता है, ठीक लिखा हुआ है, नो इंप्रूवमेंट है। क्योंकि अगर फोर लगाओगे तो फोर कीपिंग होना चाहिए, फोर के साथ वर्ब ING फॉर्म में होती है, ये गलत हो गया। प्रेपो के बाद नाउन या प्रोनाउन या जेरेंड आते हैं। कीप्स अवे फ्रॉम होता है, फोर गलत हो गया। फ्रॉम आ रहा है तो वर्ब ING फॉर्म में आनी चाहिए, प्रेपो के बाद वर्ब ING फॉर्म में आती है, ये गलत, तो नो इंप्रूवमेंट है। आयुष ने बोला सागर को, डू नॉट वरी आई कैन बी एबल टू क्लाइंब। अरे यार, आई कैन बी एबल, या तो कैन लगाओ या बी एबल लगाओ। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट फंबल हो जाता है, कोई नहीं, आई कैन डू दैट या आई एम एबल टू डू दैट, एक ही बोलोगे ना, दोनों सेम हो गए तो सुपरफ्लुअस हो गया ना, कैन भी लगा रहे हो, एबल भी लगा रहे हो, तो दोनों में से कोई एक लगाते हैं। तो कैन और एबल एक साथ नहीं आता है, तो पहले तो ये यही गलती है। अच्छा, एरर बताना है ना, इस पार्ट में मिस्टेक है, ए हो गया, तो आप ऐसा कह सकते हैं आई कैन क्लाइंब या आई एम एबल टू क्लाइंब, दोनों बोल सकते हैं, आई कैन क्लाइंब या आई एम एबल टू क्लाइंब, इसी पार्ट में मिस्टेक है। चले, इज योर ब्रदर, क्वेश्चन टैग वाला है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट अगर आप देख रहे हैं पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होना चाहिए, और जो यहाँ पे है वो यहीं होनी चाहिए। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी, तो नोट भी आएगा, और यहाँ पे ही है तो इधर भी ही आएगा, बेसिक सता इजंट ही। चले जी, हैव आई एवर टोल्ड यू व्हाट लवली पिकल्स माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू मेड व्हेन शी वाज इन भोपाल। इसमें भी एरर बताना है, तो टू के बाद V1 आता है, दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मेक आना चाहिए। कहाँ पे है मेक? ये रहा बी पार्ट में है। एक्स्ट्रा बातें जान ले, हैव आई एवर टोल्ड यू, आई के साथ हैव आता है, ठीक है, इसके साथ V3 आता है, ये भी ठीक है। हैव आई एवर टोल्ड यू व्हाट लवली पिकल्स माई ग्रैंड मदर यूज टू मेक। व्हाट लवली पिकल्स का मतलब कितनी बढ़िया पिकल्स बनाती थी मेरी ग्रैंड मदर जब मैं भोपाल में रहती थी। तो व्हाट लवली पिकल्स माई ग्रैंड मदर यूज टू मेक, माई ग्रैंड मदर सब्जेक्ट, यूज्ड उसकी वर्ब, टू के बाद V1 आना चाहिए, शी सब्जेक्ट है, वॉज उसकी वर्ब है, बात पास्ट की चल रही है तो यहाँ वॉज भी ठीक लिखा हुआ है, टू के बाद V1 आना चाहिए। कहाँ पे? बी पार्ट में मिस्टेक है। लास्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट है, आपको डायरेक्ट बनाना है, ऊपर लिखा हुआ है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। चलिए, बहुत आसान है, देखो आपको पता है कुड है, तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, तो डायरेक्ट में कैन होता है, तो इनडायरेक्ट में जाके कुड बन जाता है, तो कैन वाला ढूंढ लीजिए। कैन यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये गलत और ये गलत। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ओके, अच्छा आपने एक चीज नोट करी, वैसे मुझे मिल गया आंसर, मैं आपको फिर भी एक चीज समझा रहा हूं। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है? चाइल्ड। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे आई की जगह ही आना चाहिए, यहाँ पे ही है, समझो मेरी बात। अब ये है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो जो ही है वो ही का ही लिखना चाहिए, यहाँ पे ही है। कैन जो है वो कुड में चेंज होता है, कुड भी है।
अच्छा, इंटेरोगेटिव असर्टिव में जाता है, आपको पता है अगर अंदर इंटेरोगेटिव हो तो असर्टिव में चला जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए तो देखो असर्टिव भी है, पहले सब्जेक्ट है फिर वर्ब है। फिर आपको ये चीज पता है कि जो हेयर होता है, हेयर वो देयर में चेंज होता है, देयर भी है। तो कभी कभार क्या होता है बच्चे इसी में लग जाते हैं, जबकि वो पहले नहीं देखते हैं क्या कि आस्क टू बोला है, आस्क के साथ टू नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। द चाइल्ड आस्क हिज मदर, सीधा टू नहीं आता है, तो ये वाला आपका गलत हो गया। डी राइट आंसर है। शुरू में भी देख लिया करो, कभी वहीं चेक करने लग जाओ हमेशा। मैं ये समझाना चाहता, द चाइल्ड आस्क हिज मदर कैन आई स्विम इन द पूल हेयर। इसी के साथ सेशन हमारा ख़त्म होता है। तो मैंने आपको 3 क्लासेस करवाई, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे सर कंटिन्यू करवाओ क्लासेस, लाऊंगा भाई क्लासेस लाऊंगा और चीज़ें पढ़ाऊंगा। मैंने आपको क्या बोला है, हर एस्पेक्ट पे आपको काम करना है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप की चीज़ें आपको पढ़ती जानी है। जैसा कि शुरुआत में हमने बात करी, हॉलिस्टिक आपकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। और आप जब भी देखते हैं मुझे यूट्यूब पे, मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें हमेशा लाता रहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चा एक ही टाइप की चीज़ में बस कमांड ना बनाए, हर टाइप की चीज़ में बनाए, तभी एग्जामिनेशन में आपको रिजल्ट मिलेगा, तभी लगेगा हाँ मेरी इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही है। अदरवाइज आप रटते चले जाएंगे चीज़ें और एक ही टाइप की चीज़ें करेंगे तो दूसरे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, हैम्पर हो जाएगी। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाह रहा है 2024-25 के एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी एग्जामिनेशन के लिए, तो मेरा कंप्लीट इंग्लिश पैक है, जो 4 कोर्सेज का पैक है, वो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का और एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं और अपनी बढ़िया तैयारी कीजिए। तैयारी को एकदम बिल्कुल स्मूथ बनाइए, सारी चीज़ें बिल्कुल सीक्वेंस में है, स्ट्रक्चर में है, एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई है ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। एडवांस लेवल तक मैं गया हूँ, इवन मेंस लेवल का कंटेंट भी मैंने इसके अंदर टच किया है। जो एडवांस वाला हमारा कोर्स है उसमें मैंने 2 लेवल पे प्रैक्टिस करवाई है, लेवल 1 पे भी, लेवल 2 पे भी। लेवल 2 पे जनरली कोई करवाता नहीं है, फिर भी मैंने लेवल 2 के क्वेश्चंस भी करवाए हैं, अच्छे लेवल के, जितने आ सकते हैं उससे भी थोड़ा सा हाई लेवल करवाया, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें अगर लेवल थोड़ा सा भी बढ़ता घटता है तो। बाकी अपना ध्यान रखिए, पीडीएफ जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं आएंगी, और टॉपिक्स पढ़ाऊंगा आपको। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।